हेलो डियर फ्रेंड्स, जीके हब ट्रिक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं पंजाब मास्टर कैडर एसएसटी का जो एग्ज़ाम हुआ था। और ये एग्ज़ाम हुआ था 9 ऑफ जन 2021 को। ठीक है, 9 जनवरी 2021 को ये पेपर हुआ था एसएसटी का। तो उस एसएसटी के पेपर में हम सबसे पहले जो फर्स्ट सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द सिविक्स। ठीक है, और इस सिविक्स में टोटल 75 क्वेश्चन थे। तो इन क्वेश्चंस को हम डीप डिस्कशन करेंगे और किस क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर है वो हम डिस्कस करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि मोस्टली पंजाब मास्टर कैडर में प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते हैं। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए भी ये हो सकता है कि यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट हों। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, दैट इज़ हु इज़ द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर था दैट इज़ ऑप्शन ए सुनील अरोड़ा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, जस्टिस कुलदीप सिंह वॉज अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ द डेलीमिटेशन कमीशन इन इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर था दैट इज़ ऑप्शन सी, जुलाई 2002 में ये जो डीलिमिटेशन कमीशन जो था ये अपॉइंट हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जस्टिस कुलदीप सिंह। उसका है क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज नॉट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। मतलब इन चारों में से कौन सा इंडिया का चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं रहा है? तो ये एन के सिंह जो है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। एन के सिंह जो है ये कभी भी इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं रहे हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, NOTA, नोटा जिसे हम बोलते हैं, इज़ अ वर्ड फॉर। तो नोटा जो है हम सभी जानते हैं इलेक्शन के टाइम में यूज़ होता है और नोटा की फुल फॉर्म होती है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है और ये किस में यूज़ होता है? ये इलेक्शन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, उसका था क्वेश्चन नंबर 5, हेड ऑफिस ऑफ द ILO इज सिचुएटेड एट। तो ILO क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दैट इज़ जिनेवा। कहाँ पे? जिनेवा। और जिनेवा कहाँ पे? स्विट्जरलैंड। ठीक है, और ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन जिनेवा। और एक और क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि लेबर डे, इंटरनेशनल लेबर डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो वो हम सेलिब्रेट करते हैं 1 मई। ठीक है, उसका था क्वेश्चन नंबर 6, द केशवानंदा भारती केस इज एसोसिएटेड विद। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। की बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से ये रिलेटेड था ये केस। और केशवानंदा भारती केस की अगर मैं तो आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग कर दूं तो ये एक केशवानंद भारती जो थे ये केरला में एक मठ चलाते थे, उसके मेन पर्सन थे ये। तो उन्होंने जब केरला गवर्नमेंट ने ज़मीन जो अधिकरण कानून में बदलाव किया था तो उसी से रिलेटेड इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये केस डाला था। और बेशक केशवानंद भारती जो है इस केस में हार गए थे, बट इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर था उसके ऊपर मेन इफेक्ट पड़ा था। तो ये जो केस है दैट इज रिलेटेड विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, द मंडल कमीशन डेल्ट विद। तो मंडल कमीशन जो है ये 1978 में आया था और ये किसके लिए आया था? ये आया था दैट इज द बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए। यहाँ पे कंफ्यूजन थी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में, बट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्योंकि ये जो बेसिकली आया था ये आया था इकोनॉमिकली सोशल बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो इसका राइट आंसर है ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, द डीएमके पार्टी मेनली ऑपरेट्स इन। तो डीएमके पार्टी जो है ये कहाँ पे ऑपरेट होती है? दैट इज इन द तमिलनाडु, राइट। और आइए अब हम थोड़ा सा डीएमके पार्टी से डिस्कस कर लें। ठीक है, तो डीएमके पार्टी की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज़ द्रविड़ मुनेत्रा कड़गम। डीएमके द्रविड़ा मुनेत्रा कड़गम जो है इसकी फुल फॉर्म है। और ये बेसिकली कौन सी स्टेट में ऑपरेट होती है? दैट इज़ इन द तमिलनाडु। और पुडुचेरी में भी इसकी ब्रांचेज हैं, बट बेसिकली ऑपरेट होती है दैट इज़ इन द तमिलनाडु। और इसके बारे में जानते हैं, जो अभी प्रेजेंट में इसके प्रेसिडेंट हैं दैट इज़ M K स्टालिन। और यही M K स्टालिन जो है अभी तमिलनाडु के CM भी बने हैं, राइट। और ये कौन सी पार्टी है? दैट इज़ द स्टेट पार्टी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द चिपको मूवमेंट स्टैंड्स फॉर। तो चिपको मूवमेंट उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था। तो ये स्टैंड किसके लिए है? प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्रीज के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, विच पार्टी सिस्टम प्रिवेल्स इन इंडिया। तो आप सभी को पता है एनडीए है, यूपीए है, जनता दल है, आरजेडी है, डीएमके है, आम आदमी पार्टी। तो मल्टी पार्टी सिस्टम जो है दैट इज ऑपरेटेड इन इंडिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, विच पार्टी डज भगवंत मान बिलोंग्स टू। तो सभी जानते हैं कि पंजाब के जो भगवंत सिंह मान हैं जो आम आदमी पार्टी के संगरूर से क्या है? MP हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, विच पार्टी डज द स्पीकर ऑफ पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली बिलोंग टू। तो अभी जो प्रेजेंट में पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके स्पीकर कौन सी पार्टी के हैं? तो वो INC मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। तो जो स्पीकर होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के वो भी कौन होंगे? दैट इज द कांग्रेस पार्टी के। उसका था क्वेश्चन नंबर 13, द बेसिस ऑफ द जनरल इलेक्शन इन इंडिया इज। तो जनरल इलेक्शन का बेसिस क्या है? दैट इज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। इसका मतलब है कि जब किसी पर्सन की एज जो है वो 18 साल से ऊपर हो जाती है तो उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उसको राइट टू वोट मिल जाता है, राइट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, हु रेज द स्लोगन ऑफ अच्छे दिन। तो ये सभी जानते हैं 2014 में जब नरेंद्र मोदी कैंपेन कर रहे थे
सेंट्रल गवर्नमेंट में इलेक्शन के लिए, तो उस टाइम उन्होंने अच्छे दिन का एक स्लोगन दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका क्वेश्चन नंबर 15, हु हेडेड द जनता पार्टी गवर्नमेंट इन 1977। हम सभी जानते हैं कि जो बीजेपी है ये 1980s में आई, उससे पहले ये जो पार्टी थी इसका नेम था जनता पार्टी। और जनता पार्टी जब 1970 में सेंटर में आई थी तो इसके जो मेन जो हेड थे गवर्नमेंट के, दैट इज़ द मोरारजी देसाई, इसके प्राइम मिनिस्टर बने थे 1970 में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, जयप्रकाश नारायण इज़ नोन एज। तो जयप्रकाश नारायण भी ये 1967 जिस टाइम 1975 के टाइम में काफ़ी एक्टिव थे ये, और उस टाइम जब देश में इमरजेंसी लगी थी तो उस टाइम जयप्रकाश नारायण जो हैं एक टोटल रेवोल्यूशन के थ्रू जो हैं वो वहाँ से निकले थे और काफ़ी फेमस हुए थे। तो जेपी नारायण जो हैं वो उनको टोटल रेवोल्यूशन के लिए काफ़ी फेमस हुए। उसके बाद क्वेश्चन 17, हु वॉज द पंजाब व्हेन वॉज पंजाब रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो सभी जानते हैं कि सबसे पहले जो लैंग्वेज के बेस के ऊपर स्टेट बनी थी वो 1953 में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट बनी थी, जो कि पूर्णतः 1956 में बनी। और उसके बाद पंजाब जो है 1 नवंबर 1966 को लैंग्वेज के बेस के ऊपर एक अलग स्टेट बना। यहाँ से हरियाणा, हिमाचल, कुछ पार्ट्स हिमाचल को गए और यहीं से पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, विच पार्टी डिड संत फतेह सिंह बिलोंग टू। तो संत फतेह सिंह जो है SAD शिरोमणि अकाली दल, ठीक है, जो कि 1920 में ये पार्टी बनी थी। उसके बाद 19 क्वेश्चन नंबर 19, द बलवंत राय मेहता कमेटी डील विद। तो ये जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी ये पंचायती राज से सिस्टम से रिलेटेड थी। दो मेन कमेटी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी और एक थी अशोक मेहता कमेटी, ठीक है। तो ये है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 20, चेयरमैन इज द हेड ऑफ। तो देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन के राइट आंसर हैं ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। जिला परिषद और ब्लॉक समिति इन दोनों का जो हेड होता है वो कौन होता है? चेयरमैन होता है। अब क्या होते हैं जिला परिषद और ब्लॉक समिति के जो इलेक्शन होते हैं इसमें जनता यानी लोग जो हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं जब ग्राम पंचायत बनती हैं। उसके बाद उसी में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के इलेक्शन होते हैं और उनका जो मेन हेड जो होता है उसको चेयरपर्सन बोला जाता है। तो दोनों के हेड का नाम क्या होता है? दैट इज़ चेयरमैन। अगर पंचायत समिति का देखा जाए तो प्रधान जिसको हम बोलते हैं और या सरपंच बोलते हैं, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो MC होता है, ठीक है, MC, तो वो जो है इनके मेन हेड पर्सन होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, द आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन इज़ फॉर। तो ये किसके लिए हुई थी? दैट इज़ ऑटोनॉमी टू स्टेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है विच पार्टी एडमिनिस्टर्स द स्टेट्स ऑफ राजस्थान। तो अभी राजस्थान में प्रेजेंटली किसकी सरकार है? तो राजस्थान में अशोक गहलोत जी हैं जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं। और ये कौन सी पार्टी से हैं? INC की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। BJP की फुल फॉर्म है भारतीय जनता पार्टी। SP की समाजवादी पार्टी और BSP की बहुजन समाजवादी पार्टी जिसकी अध्यक्ष है मायावती। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, है म्यूनसिपल काउंसिल इज मेंट फॉर। तो म्यूनसिपल काउंसिल का मतलब क्या होता है? दैट इज़ अ स्मॉलर अर्बन एरिया। एक छोटा सा स्मॉलर अर्बन एरिया होता है म्यूनसिपल काउंसिल। म्यूनसिपल काउंसिल से बड़ा होता है म्यूनसिपल कमेटी, और म्यूनसिपल कमेटी से भी बड़ा होता है दैट इज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, हु रोट द कैपिटल। वैसे तो यहाँ पे दास कैपिटल आना था बट हु रोट द कैपिटल बुक, तो ये कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, द कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप इज एसोसिएटेड विद। तो किससे रिलेटेड था? ये महात्मा गांधी से रिलेटेड था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, लिबर्टी कॉन्सेप्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो लिबर्टी जो कंसेप्ट है वो लैटिन लैंग्वेज से आया है। सिंपल क्वेश्चन, एल फॉर लिबर्टी एंड एल फॉर लैटिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, कार्ल मार्क्स इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ। तो देखिए कार्ल मार्क्स जो है ये क्लास स्ट्रगल से रिलेटेड था ये कॉन्सेप्ट। इनके अकॉर्डिंग क्या है, इनकी जो थ्योरी है वो थ्योरी जो है वो क्लास स्ट्रगल से रिलेटेड है। और इस थ्योरी में क्या है, ये मानते हैं कि सोसाइटी में दो तरह के तबके हैं, एक है रिच पर्सन, एक है पुअर पर्सन। तो जो रिच पर्सन है और जो पुअर पर्सन है, ठीक है, इनके बीच जो गैप है एक ऐसा टाइम आएगा कि पुअर पर्सन जो है वो स्ट्रगल करेंगे और स्ट्रगल में सारी की सारी जितनी भी प्रॉपर्टी जितना भी मनी है वो कौन ऑक्यूपाई कर लेगा? वो पुअर पीपल करेंगे। तो ठीक है, ये जो फिर यहाँ पे स्ट्रगल हो रहा है तो स्ट्रगल कौन कर रहा है? दैट इज द पुअर पर्सन। और किसके बीच में हो रहा है? पुअर एंड रिच के बीच में। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर इनकी जो थ्योरी है वो बेस्ड है, दैट इज क्लास स्ट्रगल। उसके बाद है द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है हु एम्फसिस द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म। तो साइंटिफिक सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट भी किसने दिया है? दैट इज द कार्ल मार्क्स ने। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, विनोबा भावे वाज एसोसिएटेड विद। तो ये भूदान से रिलेटेड है। भूदान मतलब जब लोग जो हैं सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए, लोगों की डेवलपमेंट के लिए जब वो कोई भूमि जो है वो दान करते हैं। ये 1970 के करीब एक ये आंदोलन चला था और विनोबा भावे ने इस आंदोलन को इनिशिएट किया था और ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। और रमन मैग्सेसे अवार्ड को ही क्या बोलते हैं? एशियाज़ नोबेल प्राइज़ भी बोलते हैं। याद रखना, एशिया नोबेल प्राइज़ भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 30, हु रोट हिंद स्वराज। तो सभी जानते हैं महात्मा गांधी जो है इसके राइटर हैं। इंपॉर्टेंट बुक है। क्वेश्चन नंबर 31,
31 है आइडेंटिफाई द फिलोसफर अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन से फिलोसफर हैं, तो दैट इज एस राधाकृष्णन, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड ये एंगेज थे और हमारे कंट्री के सेकंड वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और इन्हीं के नेम के ऊपर हम क्या मनाते हैं 5 सितंबर को टीचर डे भी मनाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, इन लिबरलिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म, तो लिबरलिज्म एक थ्योरी है जिसमें क्या बोला गया है, इंडिविजुअल को बोला गया है और रैशनल सिटीजन, और रैशनल सिटीजन क्या होता है, जो किसी ना किसी चीज़ के ऊपर क्या देता रहता है, अपनी इंटेलेक्चुअल का यूज़ करके अपनी बुद्धि का प्रमाण देता है, यानी अपने तर्कशील उसके फेवर में अगेंस्ट में कैसी चीज़ हो सकती है इन अ पॉजिटिव वे, तो हर तरह के वो क्या देता है, तर्क जो है वहाँ पे देता रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं रैशनल सिटीजन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, आइडेंटिफाई द सर्वोदय लीडर, सर्वोदय लीडर मीन्स ऑल ओवर डेवलपमेंट, जिसने एक कॉन्सेप्ट लिया, तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज द विनोबा भावे, जिन्हें एशिया का नोबेल प्राइज़ रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है, और अभी जो रिसेंट रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है वो हमारे रवीश कुमार को मिला हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, महात्मा गांधी वॉज इन्फ्लुएंस बाय द आइडियोलॉजी, तो महात्मा गांधी किसकी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस हुए थे, दैट इज लियो टॉल्स्टॉय से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन वॉज महात्मा गांधी असासिनेटेड, मतलब महात्मा गांधी को कब उनका निधन या उनको कब गोली मारी गई थी, तो दैट इज 1948 में, तो 30 जन 1948, डेट भी याद रखनी है 30 जन को, जैसे कि को हम मार्टियर दिवस भी मनाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, कार्ल मार्क्स इन्फ्लुएंस, तो किससे हुए थे कार्ल मार्क्स इन्फ्लुएंस, दैट इज द रशियन रेवोल्यूशन से, ठीक है, कार्ल मार्क्स किससे इन्फ्लुएंस हुए, रशियन रेवोल्यूशन से। उसके बाद 37, कार्ल मार्क्स डाइड इन, तो कहाँ पे डाइड हुए थे, इंग्लैंड में डाइड हुए थे, ठीक है, इनकी डेथ जो है इंग्लैंड में हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, आइडेंटिफाई द लोअर हाउस इन द इंडियन पार्लियामेंट, तो इंडियन पार्लियामेंट में दो हाउस हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा जो है वो लोअर हाउस है, राज्यसभा इज द अपर हाउस। लोकसभा को जो बोलते हैं द हाउस ऑफ द पीपल, और राज्यसभा को बोलते हैं द हाउस ऑफ द काउंसिल्स, ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल इज लोकसभा एंड हाउस ऑफ द काउंसिल इज राज्यसभा, तो लोअर जो हाउस है दैट इज द लोकसभा, ठीक है, अपर हाउस आए तो राज्यसभा। हु वॉज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक, कि इंडियन रिपब्लिक का इनमें से कौन सा प्रेसिडेंट नहीं, हमारे राष्ट्रपति नहीं है, तो प्रतिभा पाटिल भी देखो फर्स्ट लेडीज, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ आर कंट्री, प्रणब मुखर्जी भी रह चुके हैं, बीबी गिरी भी रह चुके हैं, और एम जोशी जो हैं वो हमारे भारत के कभी भी राष्ट्रपति नहीं रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 40, मेंशन द आर्टिकल अंडर विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड, तो इम्पीच्ड के लिए सिंपल सा मैं आपको आर्टिकल बताऊं कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारे आर्टिकल आपको पता होने चाहिए। जो आर्टिकल 61 है दैट इज इम्पीच्ड से रिलेटेड है, तो आई फॉर 61 और ओ जो है ओथ, ओथ से रिलेटेड है आर्टिकल 60, तो याद करने का सिंपल सा तरीका है, जब ओथ वर्ड आए तो ये आर्टिकल 60 हो जाएगा, इम्पीचमेंट आए तो आर्टिकल 61 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41, विच पोजीशन एम हिदायतुल्ला वॉज होल्डिंग व्हेन ही बिकेम एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इससे पहले क्या थे हिदायतुल्ला, ये फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जो प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बने, और ये 2 टाइम बने थे, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसका था क्वेश्चन नंबर 42, आइडेंटिफाई द प्राइम मिनिस्टर हु डिड नॉट फेस पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जिन्होंने कभी भी फेस नहीं किया, ना तो लोकसभा ना तो राज्यसभा, तो वो थे चौधरी चरण सिंह, ठीक है। उसका था 43, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर द मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के लिए एज जो है मिनिमम एज 25 है, और राज्यसभा के लिए 30 है, दोनों याद रखना है, लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30। उसके बाद है मेंशन द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो टर्म है दैट इज 5 ईयर्स, ठीक है, 5 ईयर की टर्म है। उसके बाद 45 क्वेश्चन, हु इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो अभी एट प्रेजेंट कौन है, दैट इज ओम बिरला, ठीक है, ओम बिरला इज द प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर, और कौन सी पार्टी से हैं, तो ये हैं बीजेपी से, और कौन सी स्टेट से चुन के आए हैं एमपी, तो ये राजस्थान से चुन के आए हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, हु इज़ द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इंडिया के अभी प्रेजेंट में यूनियन डिफेंस मिनिस्टर कौन है, दैट इज राजनाथ सिंह, और इससे पहले इनके पास क्या मिनिस्ट्री थी मोदी गवर्नमेंट की फर्स्ट टर्म में, तो ये होम मिनिस्टर होते थे उस टाइम, और अभी होम मिनिस्टर कौन से हैं, दैट इज, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप चैट बॉक्स में ये क्वेश्चन डालेंगे कि अभी प्रेजेंट में इंडिया के होम मिनिस्टर कौन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, हु इज़ द गवर्नर ऑफ पंजाब, तो पंजाब के प्रेजेंट गवर्नर कौन है, बीपी सिंह बदनौर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड अंडर विच आर्टिकल, तो आर्टिकल 164 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसके बाद है क्वेश्चन 49, द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, तो हमारे 12 शेड्यूल है, और 12 के 12 शेड्यूल आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज 8th शेड्यूल इज रिलेटेड टू लैंग्वेजेस। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेजेस को एफिलिएशन मिली हुई है, तो राइट आंसर होगा 22 लैंग्वेजेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, द आर्टिकल 36 to 51, 36 से लेकर 51 तक, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, तो पार्ट 4 में 36 से 51 तक क्या किससे डील करता है, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब एक स्टेट को कौन कौन से प्रिंसिपल का ध्यान रखना है, कैसे राज्य या एक सरकार को कैसे चलाना है, तो उन प्रिंसिपल का डिस्कशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट द लीडर ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट, तो कौन सा नहीं है, दैट इज एन खुर्सबेब, ठीक है, खुर्स
वेब जो हैं ये लीडर नहीं है नॉन अलाइंड मूवमेंट के। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द यूएनओ। तो यूएनओ के फर्स्ट सेक्रेटरी कौन थे, दैट इज ट्रेगवेली, राइट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53, हु इज़ द, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी क्वेश्चन डालेंगे कि अभी प्रेजेंट में यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इनके प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल कौन से हैं और वो कौन से कंट्री के हैं, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 53, हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अभी इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट, तो एम वेंकैया नायडू, ठीक है, एम वेंकैया नायडू। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 54, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, दैट इज 124, और सीएम से रिलेटेड कौन सा है, 164, ठीक है, ये 124। उसके बाद है हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। तो राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, जैसे लोकसभा में तो कोई भी एक पर्सन जो है, जो पार्टी मेजोरिटी में होगी, वो एक पर्सन का नाम नॉमिनेट करेगी और वो लोकसभा का क्या बन जाएगा, चेयरमैन बन जाएगा। सेम केस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो क्या होते हैं, वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। ये उनको एक्स ऑफिशियो जो है उनको मिलता है, और उनको सैलरी जो है वो भी वाइस प्रेसिडेंट यानी सॉरी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा की ही मिलती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, हु इज़ द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अभी प्रेजेंट में कोई इंडिया का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, तो इसका आंसर है नो, कोई नहीं है। अगर क्वेश्चन आए कि इससे पहले कोई रह चुका है, तो यस, इससे पहले LK अडवाणी रहे हैं, और 1948 में जब भारत आज़ाद हुआ था, और 1948 के बाद जब इलेक्शन हुए थे 1951 से लेकर 56 में, 51 और 52 में जब फर्स्ट इलेक्शन हुए थे कंट्री में, तो उस टाइम भी हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे, दैट इज़ वल्लभ भाई पटेल। तो LK अडवाणी जी सेकंड हमारे क्या थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे 2002 से लेकर 2004 तक, ठीक है। बट एट प्रेजेंट कोई भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं है हमारे कंट्री में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, नेम द फर्स्ट डिप्टी नेम द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखो मैंने अभी बताया ना कि पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे हमारे फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर 1952 टू 1951 से लेकर 56 के बीच में। उसके बाद है 58, द आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। तो ये आर्टिकल भी आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है, ये आर्टिकल 14 है। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब विदाउट एनी कास्ट, कलर, रेस, लैंग्वेज, रिलीजन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और लॉ के सामने सारे ही, चाहे सारे बराबर हैं, चाहे कोई 60 साल का है, चाहे कोई 50 साल का है, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुस्लिम, इज इन विद रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ रिलीजन, नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। उसके बाद है 59, व्हेन वाज द वर्ड सेकुलर एडेड इन द प्रेमेबल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो सेकुलर वर्ड जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये पहले नहीं था, जब 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, कुछ पार्ट लागू हुआ था, बाकी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उस टाइम सेकुलर वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, हमारे प्रेमेबल होती है फर्स्ट पेज या इंट्रोडक्शन, तो उसमें ऐड नहीं था। ये इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के थ्रू 1976 में इसमें अमेंडमेंट किया गया, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। 42nd 42वां संशोधन बोलते हैं हमारे संविधान में, 42nd संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुई, जिसमें ये सेकुलर वर्ड जो है वो ऐड किया गया। उसका क्वेश्चन नंबर 60, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, उसका चेयरमैन कौन था। तो चेयरमैन जो इसका जो मेन इनिशिएटिव जो है वो दिया गया है BR अम्बेडकर को, और इन्होंने रियलिटी में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया है। तो BR अम्बेडकर, इनकी फुल नेम है भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 61, आर्टिकल 5 टू 11 अंडर पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक सिटीजन से रिलेटेड है, कि भारत में किस तरह से आपको सिटीजन मिलेगी, और क्या ऐसा आप करोगे कि आपकी सिटीजन जो है वो यहाँ से आपको सिटीजन का लॉस होगा। तो उन 5 से लेकर 11 आर्टिकल तक सिटीजन से रिलेटेड डील करते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 62, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली। तो देखो जब भी आप पंजाब मास्टर कैडर के लिए ये नेक्स्ट फ्यूचर तैयारी करेंगे, तो मोस्टली आपको नॉर्थ इंडिया की लेजिस्लेटिव असेंबली, साथ में काउंसिल की विधानसभा और विधान परिषद की सीटें कितनी हैं, उनके CM कौन है, राज्यपाल कौन है, और कौन कौन सी पार्टी से वो हैं, वो पता होना चाहिए। तो हरियाणा में जो अभी लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट हैं वो है 90, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63, और कौन सी गवर्नमेंट है हरियाणा में अभी एट प्रेजेंट, तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है, वो भी अलायंस के साथ चल रही है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 63, हु इज़ द स्पीकर ऑफ द पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली। तो पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर कौन है, दैट इज़ द राणा KP सिंह, ओके। उसका क्वेश्चन 64, द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन वर रिकमेंडेड बाय। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये होनी चाहिए, ये किस पर्सन ने इनकी रिकमेंडेशन दी थी। तो राइट आंसर है स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह एक कमेटी बनी थी जिन्होंने इस चीज़ की रिकमेंडेशन दी थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो होनी चाहिए। उसका क्वेश्चन नंबर 65, हु वाज नॉट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से कितने क्वेश्चन इस एग्जाम में आए हैं, तो कौन से यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट नहीं है,
तो देखो BD जत्ती भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, भैरव सिंह शेखावत भी रह चुके हैं, कृष्ण कांत भी रहे हैं, और कृष्ण कांत फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे जो ऑफिस में ही इनकी डेथ हुई थी। तो नानाजी देशमुख जो थे ये हमारे क्या हैं, इनको वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं। इन नानाजी देशमुख को क्या मिला हुआ है, भारत रत्न मिला हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 66, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ये कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 17 मैंने पहले बोला है। आपको कम से कम 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप के आर्टिकल पढ़ लो, और 14 से लेकर 32 तक, ठीक है। ये सारे आर्टिकल जो हैं वो आपको आने चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67, हेड ऑफिस ऑफ द WHO। तो WHO ILO इनके हेड ऑफिस कहाँ पे, जिनेवा में है। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और जिनेवा कौन से कंट्री में, दैट इज स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है, तो उसकी कैपिटल है बर्न, BERN। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 68, व्हेन डिड UNO कम इनटू एग्जिस्टेंस। UNO कब बना था, तो इससे हमें 2 क्वेश्चन पता चलेंगे, एक तो एग्जिस्टेंस कब हुई और UNO डे हम कब मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 1945। 1945 को UNO बना 24 अक्टूबर को, और डे कौन सा है, तो वो भी 24 अक्टूबर को हम UNO डे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69, हेड ऑफिस ऑफ द यूनेस्को इज सिचुएटेड एट। तो यूनेस्को का हेड ऑफिस कहाँ पे है, पेरिस में। उसकी यूनेस्को की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 70, विच कंट्री डज नॉट हैव द वीटो पावर इन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द UNO। UNO में सभी जानते हैं कि 2 तरह के मेंबर होते हैं, एक परमानेंट मेंबर, एक नॉन परमानेंट। तो जो परमानेंट मेंबर है वो 5 हैं, और इन्हीं परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर होती है, और नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो 10 होते हैं, जो कि 2 साल के लिए चुने जाते हैं, राइट। तो इसमें से USO के पास भी वीटो पावर है, मीन्स USO जो है वो परमानेंट मेंबर है। चाइना के पास भी है, ठीक है। UK के पास भी है। तो ये तीनों क्या है, परमानेंट मेंबर हैं। और अगला है एक, दैट इज़ फ्रांस और एक रशिया। तो ये पांचों जो है ये परमानेंट मेंबर हैं UNO के। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगी दैट इज़ जापान। तो जापान जो है जिसके बाद वीटो पावर नहीं है, मतलब क्वेश्चन में लिखा होता कि कौन सा इसमें से सिक्योरिटी काउंसिल में से परमानेंट मेंबर का पार्ट नहीं है, तो वो जापान होता, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 71 और 72 दोनों कन्फ्यूजन करने वाले, क्रिएट करने वाले क्वेश्चन है। 71 क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसकी रिटायरमेंट एज कितनी है। तो रिटायरमेंट एज इसकी है 65, ठीक है। कितनी है सुप्रीम कोर्ट के जज की, 65। और सेम क्वेश्चन आया हुआ है हाई कोर्ट के लिए। तो हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज क्या है, तो वो 62 है। दोनों में 3 साल का डिफरेंस है। हाई कोर्ट का जज जो है वो 62 साल में रिटायर हो जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जज कब रिटायर होता है, 65 ईयर में। कन्फ्यूजन है, तो थोड़ा सा इसको टेक्निकल क्वेश्चन के माध्यम से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बड़ा सुप्रीम होता है, दिल्ली, न्यू दिल्ली में इसकी पीठ बैठती है। तो वहाँ पे क्या है, इस माध्यम से आप याद कर सकते हैं कि 65 जो है वो जज के लिए है, और हाई कोर्ट के लिए कितने हैं, 62। अब क्वेश्चन कई बार इंडिया में आ जाता है, क्वेश्चन आता है कि इंडिया में टोटल हाई कोर्ट कितने हैं। तो अभी रिसेंट 25 हाई कोर्ट है, ठीक है। कितने हैं, 25 हाई कोर्ट हैं। और कई बार क्वेश्चन आता है क्या पंजाब और हरियाणा के लिए अलग अलग हाई कोर्ट हैं, तो याद रखें इन दोनों के लिए सेम हाई कोर्ट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73, विच आर्टिकल कवर्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो रिलीजन के लिए भी आर्टिकल 25 जो है वो रिलीजन से रिलेटेड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74, द सरकारिया कमीशन इज़ फेमस फॉर। तो सरकारिया कमीशन जो है ये सेंटर और स्टेट रिलेशंस को कैसे कैसे अच्छे रिलेशन मेंटेन करने हैं, उसके लिए सरकारिया कमीशन जो है वो जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स पोर्शन, व्हेन वाज द इंडियन इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिश। इंडियन इलेक्शन कमीशन, और पहला क्वेश्चन भी यही आया था कि इनके चीफ इलेक्शन कमीशनर कौन है, तो सुनील अरोड़ा। और दूसरा क्वेश्चन यहीं से फिर से आया हुआ है कि इंडियन इलेक्शन कमीशन कब बना था, तो ये 25 जनवरी 1950 को बना था, ठीक है। 25 जनवरी 1950 को, उसी 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, वोटर डे भी मनाते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे सिविक्स पोर्शन से 75 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के 75 क्वेश्चन, देन इकोनॉमिक्स के 75 क्वेश्चन, और हिस्ट्री के 75 क्वेश्चन। सो दिस इज़ फॉर होल द सिविक्स पोर्शन। थैंक यू वेरी मच।